नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून से समाधान की। असल में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अक्सर चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। ये चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ घटते संसाधन और बढ़ती बेरोजगारी देश में कई समस्याओं को जन्म देते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या का असर विकास पर भी हो रहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। वैसे विधि आयोग भी अनुच्छेद 47A के तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश कर चुका है। संसद में भी यह मुद्दा कई बार उठ चुका है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जरूरी है? यदि कानून बनता है तो इसका असर क्या होगा? इसलिए मुद्दा आपका में आज चर्चा जनसंख्या नियंत्रण कानून की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद पवित्र मार्गेट रीटा जी से। पवित्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे गणितीय जनसंख्या और सांख्यिकी विभाग IIPS के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर SK सिंह जी से। डॉक्टर SK सिंह जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात, पवित्र जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात अक्सर उठती है। जनसंख्या पर नियंत्रण हो, इस मुद्दे को लेकर कई बार सदन में भी चर्चा हो चुकी है। प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में भी इस मुद्दे को कई सदस्य उठा चुके हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या वो समय आ गया है जब देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए? हाँ, जरूर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द ही लाना चाहिए। और देखिए, वी हैव नाउ अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ जनसंख्या का आबादी है इंडिया में। And in no time we are crossing even the population figure of China, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं। तो ये everybody knows that जनसंख्या का प्रभाव अपना संस्कृति, अर्थनीति सब में होता है। इसीलिए दिस द परफेक्ट टाइम, और मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है उसी समय में ही दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इनेक्ट ए लॉ फॉर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सही समय है जी। डॉक्टर राजेश कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्योंकि इसको लेके अलग अलग विचार, अलग अलग मत भी सामने आते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना कितना उचित है। देखिए, कानून तो जो कानून बनाने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, मगर जो यथार्थ है, जो धरातल पे यथार्थ है, जहां जहां पे औरतों का आपने एम्पावर किया है, जहां जहां औरतों को आपने अधिकार दिया है उनके अपने शरीर के ऊपर, वहां पे जनसंख्या अपने आप। और इस देश में आप देख लीजिए, जैसे केरला है फॉर एग्जांपल। अब केरला में आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी पॉपुलेशन घट रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। मुझे याद है, मैं जब 93 में पहली बार इटली गया था तो वहां पे सब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन घट रहा है। मैं समझ नहीं पाया था जी कि क्यों घट रहा है। अब लग रहा है कि जैसे जैसे एम्पावरमेंट का प्रोसेस होगा, औरतों को अपने शरीर के ऊपर अधिकार मिलेगा, अपना निर्णय लेने का उनको अधिकार मिलेगा, तभी जाके जनसंख्या घटता है। और इस देश में आप उन तमाम स्टेट्स को आप एनालाइज कर लीजिए, जिन जिन स्टेट्स में औरतों की भागीदारी बेहतर है, औरतों को आपने शिक्षा का अधिकार दिया है और इंश्योर किया कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक स्कूल में रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेवात में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था 94-95 में। उसमें लिटरेसी रेट वहां पे 1% से कम था। किसी भी स्कूल में लड़कियां लगभग 0 आती थी। और जैसे लड़कियां वहां पे आने लग गई और 18 साल तक जब लड़कियां स्कूल में रहने लगी तो उनकी शादी 18 के बाद होने लग गई। तो ऑटोमेटिकली करीब 2 से 3 बच्चे घट गए। 2 से 3 बच्चे क्यों घट गए? क्योंकि 14 से 15 में उनकी शादी होती थी और 20 तक 2-3 बच्चे हो जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दुनिया भर में इसका एग्जाम्पल है। कानून से शायद कुछ अचीव हो जाए, मगर कानून के बियॉन्ड जाने की जरूरत है। जी, डॉक्टर SK सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? एक तरफ कानून बनाने की बात होती है,
दूसरी ओर इसका विरोध भी कुछ लोग करते हैं। एक वर्ग इसका विरोध करता है कि कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। परिवार नियोजन इस देश ने बहुत पहले से इस नीति को अपना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जो जनसंख्या नियंत्रण है उस पर अंकुश नहीं लगा, बल्कि जनसंख्या और तेजी के साथ बढ़ रही है देश की। आप कैसे देखते हैं, क्या समाधान है इसका? क्या कानून ही समाधान है? मनोज जी, मेरे समझ से किसी कानून बनाने की कोई जरूरत इस समय हमारे देश में नहीं है और आगे भी नहीं पड़नी चाहिए। कारण यह है कि किसी भी कंट्री के लिए पॉपुलेशन अगर रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच जाए तो सबसे डिजायरेबल चीज होती है जी। ओके एंड अभी हम लोगों के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में एक क्लियरली ये रिजल्ट से में पता चल रहा है। पवित्र जी, कानून बनाने को लेकर सवाल उठते हैं। कुछ लोग कानून बनाने की बात करते हैं। परिवार नियोजन देश ने नीति को अपनाया। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि कई राज्यों का अगर मैं बात करूं तो वहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, वहां की स्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, भौगोलिक स्थिति बदल गई है। आप कैसे देखते हैं? First of all, I want to make it clear that the comments I'm making here, as a personally I'm making, because this subject is not formally discussed in my party program. That is why what I'm saying, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं व्यक्तिगत ये भाव है, ये पार्टी फोरम में अब तक डिस्कस नहीं हुए। Those are considered to be my personal opinion. देखिए, कानून का क्या जरूरत है? आप you can take example of China. चाइना में जब 1980 में आबादी पर नियंत्रण करने के लिहाज के लिए चीन ने एक संतान की नीति लागू किया, तब से it has given good result. The population decreased by 50% almost. And इससे पहले एक चीन का हर परिवार में 3, 4, 5 तक संतान थे, लेकिन अब एक हो गया है। और I'm not talking about that in India also every couple should have only one kid. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन we can see the example of China. और असम में भी we have got a very strong population policy and women empowerment policy. अब in an act it has been already enacted. So population policy में क्या होता है? अगर एक कोई anyone want to participate in local body election, if he or she has got more than 2 kids, then they won't be allowed legally to contest in the election. And we have already started in Assam, and it has given us results also. और क्या है असम जैसा, I don't know, Rajesh ji and you people have vast experience. You have studied, you have got the practical experience in population growth studies and all. लेकिन असम के एक नागरिक होने का नाते मेरा अनुभव क्या है? You can, Rajesh ji also knows it. असम में जो population explosion है, it's record breaking. It's record breaking because especially in chor areas where the migrated people from Did and East Pakistan और बांग्लादेश से जो migration हुआ था, और migration का साथ एक जो चर एरिया का एक विशेष धर्म का लोगों का एक परिवार में 10-12 संतान है. So this present government is going to spread this the publicity और awareness के लिए पूरा कोशिश कर रहा है, incentive भी दे रहा है, और so many colleges and schools are being functioning there now. चार area जो riverine areas जो है उधर. So we have seen practically जो in some special states जैसे केरला का जिक्र किया, असम में क्या हो रहा है? असम का population is the highest grown population in India. जी, इसकी वजह जैसे पवित्र जी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि आसाम में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वजह क्या है? वजह राजेश जी already he has mentioned कि education amongst the poorest of the poor, especially the deprived section of the people, जैसे हम बोल रहे हैं कि अपना ट्राइबल एरिया में तो आजकल it's under control, but especially in the chor areas where the migrate in Assam, I'm talking about my own land Assam, in chor areas the people who migrated from the then East Pakistan or Bangladesh, एक परिवार का में you can see one couple has got more than 12 children. So उसमें और एक वजह है, I should mention, one is the education, the lack of education, awareness,
वो कल्चरल उसका जो हैबिट है कल्चरल एंड some religious things are also related there. I should not mention right now. People will understand. So for those people and for this kind of situation, we must take help of law. Actually, असम में उसी एरिया में जब पॉपुलेशन 3 लाख था, अब 1 करोड़ हो गया है. That particular region, zones of Assam, the 11-12 districts of Assam, which has got 3 to 4 lakhs of population, now it has crossed 1 crore. So this data, Mr. Rajeshji also knows it, what's happening in states like in Assam. So yes, I agree that in Kerala it may not be necessary, but place to place it changes. Assam में population is growing like anything. So एक कारण तो है अपना migration, illegal migration from Bangladesh, और अब हो गया है वो एक निर्दिष्ट धर्म का लोगों का जो amongst मैं इसको डॉक्टर राजेश in the chore areas, you know, जी डॉक्टर राजेश पवित्र जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एक फैक्ट ये भी है कि क्या देश में जो जन्म दर है उसमें गिरावट आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों? क्या इसके पीछे कोई मजहबी कारण भी है, धार्मिक वजह भी है क्या सिर्फ इसको हम अशिक्षा से ही जोड़ के देखेंगे? देखिए, आसाम का जो इशू है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी बोल रहे हैं वो सही बोले पवित्र जी, मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूं, मगर अगर आप देखिएगा द इंटायर सदर्न इंडियन स्टेट्स, और ये जो डॉक्टर सिंह की जो टीम ने जो स्टडी किया है, NSHS 5 का जो डेटा भी आया है, इनफैक्ट दिल्ली में हर दिन हिंदुस्तान टाइम्स पे एक पेज उसी पे वो छापते हैं, अगर आप देखिएगा तो इंटायर सदर्न स्टेट्स, आई एम नॉट ओनली केरला, पूरे सदर्न स्टेट्स में अब जो इन्होंने रिप्लेसमेंट की जो बात की है, इनफैक्ट रिप्लेसमेंट पे कम हो रहा है। और अगर मान लीजिए मुस्लिम की बात है, तो अगर आप जम्मू कश्मीर का डेटा देखिएगा तो वहां पे भी रिप्लेसमेंट कब नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून के दायरे में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि कानून को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। अगर मान लीजिए कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी, और शायद आप उन पे इम्पैक्ट कर देंगे कि 2 लोग अगर आपके होंगे तो हम आपको इलेक्शन लड़ने देंगे, 2 से अगर ऊपर है तो इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। मगर जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे और जिनके पास 15 या 12 जो भी ये नंबर बता रहे बच्चे, उनके साथ हम क्या करेंगे? उनको कहीं ना कहीं आपको तो इसी देश में रहना है, जब देश में रहना है तो वो सारी चीजें आप दीजिएगा जो दूसरे नागरिक को उपलब्ध है। बार बार हम कहते हैं हम उसको स्कूल में नहीं जाने देंगे, हम उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं देने देंगे, तो अल्टीमेटली फिर हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना, कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे अनपढ़ होंगे जी, तो हमारा लिटरेसी रेट घटेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों का समन्वय होने चाहिए, कि पॉलिटिकल लेवल पे लोग डिसाइड करें कि यस हम प्रमोट करेंगे फैमिली प्लानिंग को, हम प्रमोट करेंगे उन तमाम नॉर्म्स को, उनको बताएंगे कि कम बच्चा अगर है तो आपके संसाधन जो लिमिट है उसमें आपको ही फायदा होगा। बस में आपके लिए जगह है, ट्रेन में आपके लिए जगह है, पब्लिक प्लेसेस में आपके लिए जगह है, मगर सिर्फ कानून लगा देंगे तो शायद ये बड़ा चैलेंजिंग होगा जो कानून इंप्लीमेंट करने वाले उनके लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर SK सिंह जी, मैं आपसे 2 बातें समझना चाहता हूं। एक तो छोटे राज्यों में जो जन्म दर है उस पर नियंत्रण देखने को मिलता है, लेकिन जो बड़े राज्य हैं वहां पर जनसंख्या और बढ़ती जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो कानून की बात मैं कर रहा हूं, या जिसको लेकर एक वर्ग सवाल उठाता है कि कानून बनाना चाहिए, वो समय आ गया है। अगर हम चीन का उदाहरण देखें सामने, तो उस कानून के बनने से जो नुकसान हुए हैं वो भी चीन में सामने उभर के आ रहे हैं। और दूसरी तरफ परिवार नियोजन, स्वेच्छा से सरकार ने लोगों को परिवार नियंत्रण के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, लेकिन उसके परिणाम कितने सुखद रहे हैं ये भी सबके सामने है। आप कैसे देखते हैं तीनों मुद्दों को? जी, आपने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मैं चाहूंगा कि मैं उल्टे ऑर्डर में इसका जवाब देता हूं। सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम का अगर देखें तो पिछले 5 साल में परिवार नियोजन के प्रिविलेंस में काफी वृद्धि हुई है। ओके, और इवन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट 67% तक चला गया है। अगर मॉडर्न मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देखें वो भी 60% हो गया है। किसी देश या प्रदेश में पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंचने के लिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को अचीव करने के लिए 60 to 65% का कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस एनफ होता है। तो ये कोई समस्या रही नहीं गई है। अगर पॉलिटिकल
इश्यूज को अगर किनारे रख दिया जाए, अगर सोशल एस्पेक्ट से देखा जाए, साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखा जाए, तो हमारा कंट्री ऑलरेडी रिप्लेसमेंट अचीव कर लिया है और पॉपुलेशन मोमेंटम के चलते स्टेबलाइजेशन में अभी भी 35 से 40 इयर्स का समय लगेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है। जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, आप कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई धार्मिक समूह हो, उनको शादी करने से तो मना नहीं कर सकते ना जी। वो भी फैमिली बिल्डिंग प्रोसेस में जाएंगे। ये रहा मेरा आंसर आपके पहले क्वेश्चन का। दूसरा आपका क्वेश्चन था छोटे राज्य और बड़े राज्य। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उनका परफॉर्मेंस भी पिछले 5 साल में काफी बढ़िया रहा है। मैं मानता हूं कि बिहार थोड़ा पिछड़ा रह गया है फैमिली प्लानिंग के मामले में, इसीलिए बिहार का TFR अभी भी 2.9 पे पड़ा हुआ है, 3 पे पड़ा हुआ है। बेसिकली 3 बच्चे एवरेज हैं। जबकि मेघालय एक दूसरा प्रदेश है जहां की कल्चरल सिचुएशन अलग है, इसलिए वहां अभी भी हमारे TFR वहां ज्यादा है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी होने के बाद भी वहां का ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन वो छोटा स्टेट है। हमारे बड़े स्टेट, छोटे स्टेट, पॉपुलेशन अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग का प्रमोशन, सब में काफी अच्छा चल रहा है। चिंता जैसी कोई बात पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नहीं है। तीसरी बात जो आपने पूछा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात पूछा कि कोई भी कंट्री 1 चाइल्ड नॉर्म लेकर के ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। चाइना खुद ही उसका निगेटिव इफेक्ट एक्सपीरियंस करके उसको हटा लिया है। इंडिया में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक बात रही धार्मिक, हमारे मंत्री सांसद महोदय ने धार्मिक बात कहा है। मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल लेवल पे पिछले 30 साल में जब हम लोगों ने पहली बार 91-92 में, या कहिए 92 में NFHS 1 किया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जी, तो उस समय हिंदू औरतें ऑन एन एवरेज अपने पूरे जीवन काल में 3.3 बच्चे को जन्म देती थी, जबकि हमारी मुस्लिम बहनें उसी समय 4.4 बच्चों को जन्म देती थी। तो हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंस 1.1 चाइल्ड का था। जी, मैं चाहूंगा डॉक्टर SK सिंह साहब, मैं जनसंख्या के मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना नहीं चाहूंगा। ये एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको बड़े हमें राष्ट्रीय संदर्भ में ही देखना होगा, राष्ट्रीय संदर्भ में ही देखना होगा, क्योंकि सवाल संसाधनों का है। किसी भी वर्ग में आबादी बढ़े, लेकिन संसाधन कहां से आएंगे? पवित्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय जनसंख्या का सवाल है उसका असर संसाधनों पर पड़ता है, विकास पर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है? आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? I also agree with you. और बाकी सिंह जी और राजेश जी ने जो बोला, I also agree with. But I want to make it clear once again, जो मैं बिंदु बोला था, जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन में जो 2 बच्चा हो तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते लोकल बॉडी इलेक्शन में, ये एक ही बिंदु है। Actually, the main focus of the government population and women empowerment policy of Assam focuses on many aspects, especially women empowerment, right from education to health, जो हम लोग सिंह जी और राजेश जी बोल रहे हैं, we focus all those things. ये तो एक सिर्फ only one point is that government employment में अगर 2 बच्चा है तो 1 may not be eligible to apply, और बाकी electoral participation, ये 2 छोड़ के बाकी we also don't want to talk about Hindu Muslims and all, but a practical thing, Rajesh ji knows it and Singh ji also knows it, in Assam particularly and states like Assam, the Muslim population explosion is a little bit higher. It's a practical thing. So I'm not dividing the population into Hindu and Muslim, but this is the real practical things, because TFR rate in Assam of Muslim people was 3.6 और Hindu का था 2. And present हो गया Muslim TFR is 2.4 in Assam and Hindu का हो गया 1.6. So this is the ground reality actually, and this is not because of this political things. ये जो हम लोग सब जन बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि ये जो education, lack of proper education and this education amongst the Muslim women
in certain areas of Assam, especially the river banks of Brahmaputra, that is the Chor areas locally we say, इस एरिया में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, इसीलिए ये हो रहा है. और धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर working very hard regarding this thing, and so that is the result. 3.6 जो 2005 and 6 में TFR of Muslim people in Assam was 3.6, now it is 2.4. So this is the difference we have seen. Our illegal immigrants is another thing. It's not related to the population, natural population growth. And but one information I want to mention here. Don't mind because I'll have to mention about the Muslim population, because in Assam the Muslim population in 1921 it was 8,80,000, and now present estimated is 1.4 crore. It's a record-breaking kind of explosion, and this is the thing actually. So yes, at the end of the day we must say कानून कहाँ तक क्या कर सकता है. We should not say some hypothetical impractical things that one couple should have एक ही बच्चा होना चाहिए, ये कानून ही तय करेगा. ऐसा impractical things we cannot enforce, but it is true that अगर along with the society and all the stakeholders of a nation, सरकार ने कुछ strict measure भी ले लिया, तो definitely with following all the norms of social जो cultural aspect है अपना भारत का, so अगर कुछ law भी इनेक्ट किया जाए, personally I feel ये जरूरी है, क्योंकि डेमोग्राफी में इतना चेंज हो रहा है, अपना जो डेमोग्राफी एंड जो अपना जियोग्राफी everywhere the impact is negative, the population explosion. That is why सब जो शिक्षा संस्कृति सब all the stakeholder will go their own way. Along with the government has also some duty, and law is an important part. It's my personal opinion. I'm in an opinion that yes, government should may take the way to enact some strict law as well. क्योंकि असम में देख रहा हूँ एक परिवार में 10-12 जन, तो how to control 10-12 members. One couple has got 12 children. एक सवाल ये भी उठ के आता है सामने कि किसी परिवार में अगर 8-10 बच्चे 10-12 बच्चे हैं, तो जाहिर तौर पे सवाल उठता है, क्योंकि अगर परिवार नियोजन के तहत 2 बच्चे अच्छे, इस नारे को अगर देश ने अपनाया या इसका प्रचार प्रसार किया गया, तो उसके पीछे वजह यह थी कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगे, लेकिन लोग स्वेच्छा के साथ इस तरफ अपने कदम बढ़ाएं. लेकिन डॉक्टर राजेश, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं. हर राज्य की अपनी एक समस्या हो सकती है, जिसको लेकर पवित्र जी जैसे आसाम के बारे में बता रहे हैं, वहां पर अपनी एक समस्या हो सकती है जनसंख्या को लेकर. लेकिन शहरों में अगर प्रजनन दर की मैं बात करूं तो वो 1.8 है, जबकि देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 2.4 है. इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? ये अंतर क्यों है? देखिए, बहुत सिंपल सी, जो मैंने शुरू में भी कहा और डॉक्टर सिंह भी वही बोल रहे हैं, इनफैक्ट हम तीनों वही बोल रहे हैं कि जितना औरतों की भागीदारी पढ़ाई में और जॉब में जितना आप बढ़ाएंगे, उतना ही जनसंख्या घटेगी. कारण यह है कि अगर मान लीजिए वो 22, 24, 25 साल में अगर जॉब में लग गई, तो कितना बच्चा अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती है. गाँव में वो स्थिति नहीं है. गाँव में जो गरीब औरतें हैं वो भी खेत पे जाके काम करती है या मजदूरी करती है. तो ये जो पार्टिसिपेशन है औरतों का जितना बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली यूरोप अमेरिका में क्या हुआ, वहां पे तो कोई फैमिली प्लानिंग नहीं लाया, जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे वहां बहुत सारे ऐसे कल्ट है जो बार बार प्रमोट करते हैं. डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इसकी जिम्मेदारी भी केवल औरतों पर डाल दे रहे हैं? आदमी की जिम्मेदारी कुछ नहीं है? पार्टिसिपेशन कौन करवाएगा? नहीं सर, आप जो बोल रहे सही. हम जो डोमिनेट कर रहा है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि उनको भी आने दे. महिलाएं निकलना चाहती है बाहर, मगर हम निकलने नहीं देते. वो आगे पढ़ना चाहती है, हम पढ़ने नहीं देते. तो सरकार की भी तो जिम्मेवारी है वो माहौल बनाए, और सरकार ये इंश्योर करे कि बच्चों जो लड़कियां हैं उनको, और प्राइम मिनिस्टर ने कितना जब ना जो लड़कियों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका इम्पैक्ट जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल में चीजें दिख रही हैं. तो क्यों दिख रही हैं? जी, मैं मानता हूं कुछ चीजों में बदलाव आया है, जनसंख्या को लेकर लोगों में जागरूकता आई है, छोटे परिवारों के प्रति भी लोगों में एक जागरूकता आई है. छोटे परिवार लोग पसंद करते हैं, उसकी भी लोकप्रियता काफी बड़ी है परिवार नियोजन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो. लेकिन इसके बावजूद तमाम तरह की चुनौतियां हैं,
और तमाम तरह के सवाल भी हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने को लेकर। इसलिए कानून से ही समाधान निकलेगा, इस पे भी तमाम तरह के पहलू भी हैं और सवाल भी हैं। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।